गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले जो 3 वीडियो हमने भेजे थे वो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस चैप्टर का अंतिम भाग देखने जा रहे हैं। इसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, इस फ्रांसीसी क्रांति में हमने कई सारे बिंदुओं पर चर्चा किए थे और पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, फिर फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना हुई। इसका अध्ययन हमने किया था। उसके बाद में हमने फ्रांस में आतंक का राज किस प्रकार से था इसका भी अध्ययन किया था और डायरेक्टरी शासित फ्रांसीसी सरकार की क्या विशेषताएं थी उसका भी हमने अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस अध्याय में प्रमुख 3 बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या महिलाओं के लिए भी कोई क्रांति हुई, यानी कि क्या महिलाओं का भी इस फ्रांसीसी क्रांति में कोई योगदान रहा, उन्होंने कोई संघर्ष या आंदोलन किए या उनकी क्या मांगे थी। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार से किया जाता है और क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी समाज के रोज़ाना ज़िंदगी में कौन से नए परिवर्तन आते हैं, उन सब बातों पर हम विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। और अंतिम पॉइंट जो है फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या महिलाओं के लिए भी कोई क्रांति हुई। प्यारे बच्चों, वैसे देखा जाए तो फ्रांसीसी महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने वाली जो भी गतिविधियां, जो भी आंदोलन, विद्रोह या संघर्ष हुए उसमें सक्रिय थी, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को इनके जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित करेगी। अर्थात अगर महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति में सक्रिय भागीदारी करेगी तो आने वाली जो सरकार है वो सरकार भी महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे। इसलिए महिलाएं इसमें सक्रिय भागीदारी करते थे। सामान्यतः इस समय तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी, इनकी जो जीविका निर्वाह का जो प्रमुख काम था वो अपने जीविका निर्वाह का काम करती थी, अपने परिवार का भरण पोषण का काम करती थी। साथ ही कुछ महिलाएं सिलाई, बुनाई, धुलाई, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचना, घरेलू काम। अधिकांश महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण या शिक्षा के मौके नहीं मिलते थे। यहाँ पर तीसरे स्टेट की महिलाएं केवल घरेलू काम करती थी और उन्हें खास तौर पे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए कोई भी उस समय मौके नहीं मिलते थे। केवल कुलीन व तीसरे स्टेट के संपन्न परिवार की लड़कियां ही पढ़ पाती थी। कामकाजी महिलाओं को परिवार का पालन पोषण करना, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, पाव रोटी लाना, बच्चे की देखभाल करना आदि। दूसरी तरफ पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मजदूरी भी बहुत ही कम दी जाती थी। इस वर्ष जो फाइनल एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में फ्रांसीसी महिलाएं कौन से काम करती थी, इस पर एक विस्तृत प्रश्न आया था, जिसके निम्नलिखित बिंदु अभी हमने इसकी चर्चा की है। अब देखेंगे कि क्या महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए क्या किया। जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा कि महिलाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं थे। हमने फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी हमने देखा था कि महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकता में रखा गया था, उन्हें मतदान का अधिकार भी नहीं दिया था। इसीलिए महिलाओं ने ये सोचा कि अपने राजनीतिक मांगों के लिए व महिलाओं के स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं को ही प्रयास करना चाहिए, महिलाओं को सक्रिय होना चाहिए। और इसीलिए महिलाओं ने बहुत सारे ऐसे राजनीतिक क्लबों की स्थापना की। वो मिलते थे, चर्चाएं करते थे, बहस करते थे, अखबार भी उन्होंने निकाले। ऐसे फ्रांस में उस समय लगभग 60 क्लब थे महिलाओं के।
इस क्लबों में द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन ये सबसे महत्वपूर्ण क्लब था। इस क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, मताधिकार मिलना चाहिए और असेंबली में चुने जाने तथा अन्य राजनीतिक पद उन्हें मिलना चाहिए। इस प्रकार की मांग द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन ये जो राजनीतिक क्लब था इन्होंने रखी थी सरकार के सामने, फ्रांसीसी सरकार के सामने। उनका मानना था कि उनके हितों के निर्णय तभी हो पाएंगे जब उन्हें नई सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा। मतलब उनका ये कहना था कि जब तक हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देते हैं और हम लोग चुन के असेंबली में नहीं जाते हैं तब तक हमारे हितों व हमारे मांगों के बारे में सरकार ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगी। इसीलिए हमें असेंबली का चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, राजनीतिक पद प्राप्त करने के अवसर उन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। ना ही उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार था और ना ही उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया था। महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए फिर सरकार ने क्या किया, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कई सारे कानून बनाए। खासतौर पे जो रोबेस्पियर का शासन था उस समय उन्होंने कई सारे महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कानून बनाए। उन्होंने सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया, मतलब लड़कियों को पढ़ना अनिवार्य कर दिया। इतना ही नहीं, महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, वो कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी। तो इस प्रकार से इस कानून से इस क्रांतिकारी सरकार ने कई सारे नए अवसर प्रदान किए। इतना ही नहीं, इसके पहले लड़कियों को पिता के अनुमति से ही शादी करनी पड़ती थी, लेकिन अब पिता लड़की के मर्जी के खिलाफ शादी के लिए किसी भी लड़की को बाध्य नहीं कर सकता था। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध मानकर उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया और साथ में तलाक को कानूनी रूप दिया गया और दोनों को भी इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। इसके पहले केवल पुरुष ही तलाक की अर्जी दे सकता था, लेकिन इस कानून से, क्रांतिकारी सरकार के इस महत्वपूर्ण कानून से तलाक को कानूनी रूप दिया गया और अब पुरुष व महिला दोनों को ही तलाक की अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब प्रश्न यहाँ निर्माण होता है कि हमने एक तरफ क्रांतिकारी सरकार ने तो महिलाओं को अधिकार दिए, लेकिन क्या महिलाओं ने जिन अधिकारों की मांग की थी वो सारे अधिकार मिले? निश्चित रूप से उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। साथ ही महिलाओं को जो पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती थी उसके बारे में भी कोई निर्णय नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप महिलाओं ने आगे चलकर भी इस आंदोलन को जारी रखा। तो सबसे पहले राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक का राज के दौरान महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लगाया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार करके कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं को आंदोलन जो है 20वीं सदी तक चलता रहा। अंत में 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस फ्रांसीसी क्रांति के समय महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया और 1946 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इस प्रकार से 20वीं शताब्दी तक ये महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए कई सारे वो आंदोलन करती रही। अब हम देखेंगे कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार से हुआ। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं
कि विश्व में दास प्रथा एक अमानवीय प्रथा थी और इस अमानवीय प्रथा का उन्मूलन करने के लिए कितना समय लगा, उस घटनाक्रम के बारे में हम लोग इस बिंदुओं में जानकारी हासिल करेंगे। वैसे दास प्रथा का उन्मूलन वैसे जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। मतलब जैकोबिन शासक ये चाहता था, उनकी इच्छा थी कि दास प्रथा का उन्मूलन किया जाए और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी शुरू किए, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। वैसे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच ये त्रिकोणीय दास व्यापार चलता था। खास तौर पे यूरोप और अमेरिका में जो बागान मालिक थे उन्हें और अन्य जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे, कुलीन लोग, वो अपने खेतों में काम करने के लिए अफ्रीका से कई सारे ऐसे दास खरीद के लाते थे। उनके वहाँ पर एजेंट होते थे, वो उन्हें खरीद कर यहाँ लाते थे। लाते समय उन दासों के शरीर पर, हाथों पर दाग लगाए जाते थे। हथकड़ियाँ पहनकर अफ्रीका से यूरोप व अमेरिका में लाए जाते थे। जहाज को आने के लिए उस समय लगभग 3 महीने का समय लगता था। इतनी ये अमानवीय, घृणास्पद ये एक प्रकार की प्रथा थी। हालांकि बागान मालिक दासों को खरीदी करते थे जो अफ्रीका से खरीद कर लाए जाते थे। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी व नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ, क्योंकि यूरोपीय बाजारों में उस समय चीनी, कॉफ़ी और नील को काफ़ी अधिक मांग थी। इस मांग को तभी पूरा किया जा सकता था जब तक दास ऐसे कुलीनों के खेतों में काम नहीं करेंगे, और इसीलिए ये दास के श्रम के बल पर ही ये चीनी, कॉफ़ी और नील यूरोप में इसका जो बाजार बढ़ा, ये केवल दास के श्रम के आधार पर। और इसी का परिणाम ये हुआ, बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह दास व्यापार के कारण एक नए नगर के रूप में विकसित हुए, नए नगर के रूप में प्रसिद्ध होते चले गए। हालांकि 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई, यानी कि इस तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग और बड़े जो जमींदार लोग थे, व्यवसायी लोग थे, ये नहीं चाहते थे कि दास प्रथा को खत्म किया जाए, क्योंकि उनके खेतों में काम करने के लिए यही दास महत्वपूर्ण होते थे और इन्हीं के बल पर, इन्हीं के श्रम पर वो बहुत बड़े बड़े वस्तुओं का व्यापार करते थे या अपनी खेती करते थे। तो वैसे 18वीं सदी में फ्रांस में कोई दास प्रथा को खत्म करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं हुए। हाँ, इसके बारे में नेशनल असेंबली में एक लंबी बहस चली कि नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है, वो मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले समस्त फ्रांसीसी प्रजा को दिया जाए या नहीं। तो नेशनल असेंबली में इस बात पर एक प्रकार से बहस चली कि जो नागरिकों का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के अनुसार जो भी मूलभूत अधिकार हम लोग फ्रांसीसी नागरिकों को दे रहे, वो उपनिवेशों में रहने वाले सभी नागरिकों को दिया जाए या नहीं, यानी कि उसमें दासों को भी दिया जाना चाहिए या नहीं। इस बात पर काफ़ी लंबी बहस चली, परंतु जैसे हमने ऊपर देखा कि दास व्यापार पर निर्भर जो व्यापारी थे और जो बागान मालिक थे, इन्होंने इसका विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि ये नेशनल असेंबली में कानून पारित नहीं हो पाया। अंततः 1794 के 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया, परंतु यह कानून थोड़ी अवधि के लिए ही लागू रहा, क्योंकि कन्वेंशन शासन के बाद में वहाँ पर नेपोलियन 1804 में नेपोलियन की सत्ता वहाँ पर स्थापित होती है और फिर नेपोलियन 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने इस दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया था। इससे बागान मालिकों को, अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई और अंत में फ्रांस में 1848 में
दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। जिस समय मुख्य रूप से फ्रांस से राजतंत्र को पूर्ण रूप से हटाया गया, समाप्त कर दिया गया और 1848 तक ये जो फ्रांसीसी क्रांति का सिलसिला चला, ठीक, उसके बाद में ही पूर्ण रूप से फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो इस प्रकार से एक फ्रांसीसी क्रांति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि दास प्रथा का उन्मूलन। इसके बाद में हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों के रोज़ाना ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आए। प्यारे बच्चों, हमने पूरे घटनाक्रम में देखा है कि फ्रांसीसी क्रांति में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, समाज के कई सारे वर्गों ने इसमें सहभाग लिया, कई उतार चढ़ाव आए। एक सरकार जाने के बाद में दूसरी सरकार स्थापित हुई, दूसरी जाने के बाद में तीसरी सरकार स्थापित हुई, कई सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए। इस उतार चढ़ाव में फ्रांसीसी लोगों ने अपने रोज़ाना जीवन को, रोज़ाना जिंदगी को कैसे परिवर्तित किया और कौन से ऐसे मूल्यों को उन्होंने आखिरी सांस तक उसे चलाया, इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। वैसे 1789 के क्रांति के बाद फ्रांसीसी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। सबसे पहले तो नेपोलियन ने जो सेंसरशिप को कानूनी रूप जो दिया था उसे समाप्त किया गया। प्यारे बच्चों, आप 8वीं कक्षा में पढ़े हैं, सेंसरशिप का अर्थ होता है कि कोई भी सरकार किसी भी गीत, अखबार में लिखे जाने वाले लेख या कोई भी पत्र पत्रिकाएं जो है उन्हें सार्वजनिक रूप से लोगों तक पहुंचने के पहले उन पर कुछ प्रतिबंध लगाती है या सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार अगर कहती है कि इन चीज़ों को आपको नहीं बोलना है, नहीं छापना है, तो उसे काट दिया जाता है या लोगों तक पहुंचने से पहले उसको प्रतिबंधित किया जाता है। जैसे हमारे हिंदी फिल्म भी जैसे सेंसार बोर्ड से वो प्रमाणित किया जाता है कि अगर कोई वहाँ पर देश को तोड़ने वाली या सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले अगर कोई वहाँ पर वक्तव्य है, डायलॉग है, तो उसे पूरी तरह से निकाल दिया जाता था। तो ऐसे ही नेपोलियन ने फ्रांसीसी मीडिया पर, अखबारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए थे कि नेपोलियन या उनके अधिकारियों द्वारा जब तक वो चीज़ प्रमाणित नहीं की जाती थी उन्हें वहाँ पर छापने की अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार से सेंसरशिप को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किए। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब संविधान वहाँ पर लागू हुआ तो संविधान की शुरुआत ही नागरिकों के अधिकारों के घोषणा पत्र से की गई थी और जिसमें भाषण करने की, वह अपने विचार को, लेखन को अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता थी उसे नैसर्गिक अधिकार घोषित किया। नैसर्गिक अधिकार का अर्थ होता है जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे जन्म से ही भाषण एवं अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। उसे किसी राज्य से या सरकार से ये अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह से नेचर से ये अधिकार उन्हें मिले हैं, अर्थात उसे जन्म से ही प्राप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप फ्रांस में अखबार, पर्चे, पुस्तकों एवं छपी तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि एक तरफ सेंसरशिप खत्म हो गई थी और दूसरे तरफ अपने विचार, अपने भाषण और अपने अभिव्यक्ति को प्रसारित करने की स्वतंत्रता संविधान ने दी थी। इसीलिए अखबार, पर्चे, पुस्तक काफ़ी मात्रा में छपी और लोग इसको भारी मात्रा में पढ़ने लगे और इन्हीं अखबारों से, पर्चों से, पुस्तकों से दार्शनिकों के विचार और फ्रांसीसी क्रांति के जो मूल तत्व है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और निरंकुश शासकों से मुक्ति का, आज़ादी का जो संदेश फ्रांसीसी क्रांति ने दिया था, इन संदेशों को लोगों तक, इतना ही नहीं यूरोपियन देशों के लोगों तक पहुंचाने का काम भी इन्हीं मीडिया ने किया था। इसके और एक महत्वपूर्ण बात कि
परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किया जा सकता था। जब वहाँ पर संविधान लागू किया गया और क्रांतिकारी नेशनल असेंबली की स्थापना हुई थी तब किसी भी व्यक्ति को पहले, जैसे जब वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था तो राजा के खिलाफ किसी को बोलने की अनुमति नहीं थी। जो भी कोई अगर उनकी आलोचना करता है या उनका विरोध करता है तो सीधा उसे उसका सर कलम किया जाता था या उसको दंडित किया जाता था राजा द्वारा। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति के बाद में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किया जा सकता था, यानी कि सरकार की आलोचनाएं की जा सकती थी, सरकार के किसी बात का विरोध किया जा सकता था। और ये विरोध करने के जो तरीके थे उस समय फ्रांस में जो प्रचलित हुए, नाटक, संगीत एवं उत्सव व जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे थे, क्योंकि ये ऐसे माध्यम थे, इन माध्यमों को आसानी से लोग देख सकते थे और समझ सकते थे। क्योंकि फ्रांस में उस समय तीसरे स्टेट के लोग अधिक मात्रा में शिक्षित नहीं थे और इसीलिए ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए नाटक, संगीत एवं उत्सव या जुलूस ये बहुत ही प्रभावशाली माध्यम रहे हैं। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखों को समझने और उसे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था। अभी मैंने जिस बात का जिक्र किया कि नाटक, संगीत, उत्सव, जुलूस, इसमें काफ़ी मात्रा में लोग जाते थे क्योंकि ये लोग अधिक मात्रा में शिक्षित नहीं थे। लेकिन इस नाटक, संगीत व उत्सव जुलूसों के माध्यम से फ्रांस में जो स्वतंत्रता, न्याय, इनके बारे में जो भी पॉलिटिशियन व आइडियोलॉजिस्ट बहुत ही पांडित्यपूर्ण लेखन करते थे, उन्हें वो नाटक, संगीत, उत्सव के माध्यम से मंच पर साझा करते थे और इस मंच द्वारा इन सामान्य लोग जुड़ जाते थे और इसीलिए स्वतंत्रता, न्याय व आधुनिक के जो विचार है ये इन मध्य वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय रहा। इस चैप्टर का सारांश देखिए कि 1804 में, जैसे आपको पहले इसके पहले मैंने बताया था कि जब वहाँ पर नेशनल असेंबली की सरकार स्थापित हुई थी, उस समय वहाँ पर नेपोलियन ने अपना कब्ज़ा धीरे धीरे जमाना शुरू किया था और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की, यानी कि नेपोलियन ने यूरोप के अन्य देशों पर आक्रमण किए, खासतौर पे इंग्लैंड, रूस, पोलैंड आदि और ऑस्ट्रिया आदि देशों पर कई सारे उनके प्रदेश उन्होंने जीत लिए। पुराने राजवंशों को वहाँ हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। तो वहाँ पर जो पुराने राजवंश थे उन राजाओं को हटाकर अपने खानदान के लोगों के हाथ में उन्होंने ये सत्ता दी थी। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। ये नेपोलियन द्वारा जो सुधार किया गया है, जो परिवर्तन लाए गए, उस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण ये बात रही है कि उसने दशमलव पद्धति के आधारित पर नाप तोल की समान प्रणाली। प्यारे बच्चों, उस समय अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूरोपियन देशों में नाप तोल की अलग अलग प्रणालियाँ थी और इसके कारण व्यापारियों को बहुत ही दिक्कतें आती थी। अगर किसी देश में 1 मीटर कपड़ा उसका प्रमाण 1 मीटर होता था तो कई जगह उसका 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, इस प्रकार से ये नाप तोल में काफ़ी विविधता थी और इसीलिए उन्होंने एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगने लगा, क्योंकि नेपोलियन ने सारे यूरोपियन देशों को यही कहा था कि आपको मैं आधुनिक बना दूंगा और आपको मैं आज़ादी दूंगा। हालांकि शुरू में लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद दी थी, इसलिए लोगों को भी भरोसा हुआ कि नेपोलियन एक मुक्तिदाता है। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे, क्योंकि
जल्द ही नेपोलियन ने वहाँ की जनता पर बहुत सारे कड़े नियम थोपे थे, जैसे सेंसरशिप, उनकी आलोचना या विरोध करने वाले को मुख्य रूप से पदों से हटा देना या उसे ख़त्म कर देना, और कई सारे ऐसे नेपोलियन द्वारा कड़े नियम, टैक्स लगाना, ज़बरदस्ती से युद्ध के लिए, क्योंकि यूरोपियन देशों पर भारी मात्रा में यह आक्रमण कर रहा था और काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी मिली। जिस देश में जाता था वहाँ के युवाओं को वो ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करता था और इस प्रकार से लोग वो नाराज़ हो गए और परिणाम स्वरूप जो नेपोलियन यूरोपियन देशों को शुरुआती दौर में अपने मुक्तिदाता लगता था, वही लोगों ने फिर नेपोलियन को दूर किया, नेपोलियन से नाराज़ हो गए और उसे केवल एक मुक्तिदाता न समझकर हमलावर मानने लगे। अंत में 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। गलती से वहाँ पर 25 हो गया है। 1815 में नेपोलियन की वाटरलू में उसकी हार हो गई। इन्हें हराने का काम मुख्य रूप से ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इन देशों ने किया। उसकी सेना ने इसको हरा दिया। इस प्रकार से ये फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम थोड़ा पूरे चैप्टर को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि इस फ्रांसीसी क्रांति की कुछ प्रमुख जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की जो प्रमुख तिथियां रही है, उस तिथियों को हम लोग देखते हैं। नंबर 1, 1774 में लुई 16वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। सरकारी खजाना खाली पाया गया और जनता में असंतोष, क्योंकि फ्रांस का राजा बना ये 20वें साल के उम्र में। उस समय पूरी तरह से सरकारी खजाना खाली था, आर्थिक संकट था। फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण था, हमने देखा, और लोगों में ये खबर फैल गई थी कि लुई 16वां लोगों पर टैक्स लगाने वाला है, इसीलिए जनता में असंतोष था। और दूसरा एक कारण महंगाई का भी कारण था। दूसरी तिथि देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है 1789, जिसे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। इसमें स्टेट जनरल का उन्होंने आह्वान किया और तृतीय स्टेट ने नेशनल असेंबली का गठन किया और बैस्टिल किले पर हमला करता है। उसी समय देहातों में भी किसान कई सारे संघर्ष आंदोलन शुरू करते हैं। यही फ्रांसीसी क्रांति थी, 14 जुलाई 1789। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है प्यारे बच्चों, यह तिथि है 1791। 1791 में सम्राट पर अंकुश लगाने और प्रजा को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए नया संविधान बनाया गया और इस प्रकार से 1791 में एक नया संविधान लागू किया गया। उसके बाद में इसकी अगली जो महत्वपूर्ण तिथि है 1792, 1793। देखिए, इसमें फ्रांस गणराज्य बनता है। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए फांसी पर लटकाया जाता है और जाकोबिन गणराज्य का इसी समय पतन भी होता है और फ्रांस में डायरेक्टरी शासन की शुरुआत होती है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभागों पर कब्जा करता है और अंत में 1815 में वाटरलू में नेपोलियन का पराभव होता है, जिसे वाटरलू युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, उसका पराभव होता है। और इस प्रकार से ये फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण तिथियां हैं और इससे, इन तिथियों से संपूर्ण फ्रांसीसी क्रांति के बिंदुओं को हम लोग संक्षिप्त जान सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। आपको होमवर्क दिया गया है कि फ्रांसीसी महिलाएं क्या काम करती थी। अभी इस वर्ष इस प्रश्न को पूछा गया था, फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी। महिलाओं के राजनीतिक क्लबों ने महिला अधिकार की कौन कौन सी मांगें रखी थी।
फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों के रोजाना जिंदगी में कौन कौन से परिवर्तन आए। नेपोलियन बोनापार्ट पर एक नोट लिखो। और अंत में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। इस प्रकार से ये फ्रांसीसी क्रांति पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम लोग नए विषय के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।